तो कहीं ना कहीं सब बच्चों की ट्रेनिंग इस प्रकार होती है कि तुम वो करो जिससे दूसरे खुश हों, तुम वो करो जिससे दूसरे तुम्हें सम्मान दें, और तुम वो करो जिससे तुम विजयी हो जाओ और बाकी सबको तुम हरा दो। और ये जो 3 राय लोग देते हैं, समाज, परिवार, स्कूल, इससे ज्यादा खराब चीज और कोई हो नहीं सकती। तो आपके इस लंबे पत्र का एक बड़ा नन्हा सा जवाब तो यह है कि दूसरे क्या कहते हैं वो देखना छोड़ दीजिए, दूसरों के लिए जीना छोड़ दीजिए, और दूसरों के हिसाब से तुम्हारी सफलता क्या है ये मापदंड आप किसी और को तय न करने दो। करना इंजीनियरिंग चाहते हैं, कर साइकोलॉजी ली। करना साइकोलॉजी चाहते हैं, कर सोशियोलॉजी ली। करना टीचिंग चाहते हैं, जॉब क्लरिकल हो गई। करना अफसरी चाहते हैं, मिल गई चाकरी। मन के पास असंतुष्ट होने के 1000 कारण अगर रूट में तुम जाओगे तो वो रूट ये है कि आपने जीवन की प्रायोरिटीज जो है अपनी योग्यता, अपनी बुद्धि, अपनी समझ के अनुसार नहीं की है। अब इसमें जो समय खराब हो जाता है, या मैं कहूंगी समय खराब नहीं होता, हर स्थिति एक एक्सपीरियंस हमको देती है, हर क्षेत्र एक एक्सपीरियंस हमको देता है। जैसे मेरे सामने एक महिला बैठी है, ये एक लॉयर है, एक फोरेंसिक साइंस में पीएचडी किया, एनजीओस के लिए काम किया है, और फिर वो आश्रम में समर्पित हो गई। अब यहां वो बागबानी करती है। अब देखिए, फोरेंसिक साइंसेस, लॉ और बागबानी क्या रिलेशन है? तो एग्रीकल्चर को समझ के, प्लांटेशन को समझ के, फार्मिंग को समझ के, फलों की हो, हर्ब्स की हो, जापानीज मियावाकी फॉरेस्ट की हो, या मिलेट लगाने की हो, या हम तिलहन बहुत सा लगाते हैं, या दालें लगाते हैं, कैसे लगती, कब लगती, किस मौसम में लगती है, किसका उपयोग आश्रम में हो सकता है, क्योंकि बिना रासायनिक खाद के सब कुछ यहाँ उगाने की कोशिश होती है। बट कहाँ फोरेंसिक साइंसेस और कहाँ एग्रीकल्चर? पर वो खुश यहां पर है। प्रसन्नता का कारण क्या है कि जब आप वो करने लग जाएं जिसमें आपको प्रसन्नता हो रही हो। अब अगर आप प्रसन्न रहने की ट्रेनिंग इतनी मन को खराब दे ली है, तो तुम लिखते हो कि कभी वृंदावन जाते हो, कभी ऋषिकेश जाते हो, कभी अन्य तीर्थ पे जाते हो, कभी इस आश्रम में आते हो, कुछ दिन मन लगता है, फिर वहां भी मन नहीं लगता है, लगता भी है, नहीं भी लगता है। तो ये जो असमंजस तुमने बना रखी है, उस असमंजस से तो तुम्ही को बाहर निकलना होगा ना। उसमें हम क्या ही कह सकते। अभी तुम वेदांत के इस शिविर का हिस्सा थी, इतना वेदांत शिविर सुनने के बाद तुम्हारी साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग, मन की अवस्था, इस सब के लिए तो मैं सिर्फ एक ही शब्द कह सकती हूँ, स्वप्नवत मिथ्या। अब तुम्हारे स्वप्नवत मिथ्या प्रलाप के ऊपर मैं क्या टिप्पणी करूं, बताओ। पर जहां इतना ऊंचा ज्ञान चल रहा था, आपकी बुद्धि क्या वहीं अटकी हुई थी? आपकी बुद्धि तो वहीं अटकी थी। तो इसका मतलब फिजिकली यहां प्रेजेंट होने पर भी आपकी बुद्धि वो सब ग्रहण क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि मन बिखरा हुआ है। तो कुछ सुना, कुछ नहीं सुना। क्योंकि सच बात बोलूं तो इतना जबरदस्त विवेक चूड़ामणि सुनने के बाद कोई मुझे ये पत्र लिखे कि मैं तो अब एक सन्यासी होना चाहता हूं, तो मुझे ज्यादा खुशी होती। या मेरे मन के दुख, रोग, द्वंद्व सब चले गए हैं, समझ लग गई है, मन हल्का हो गया है। अब
क्या ग्रहण नहीं, त्याग नहीं, ज्ञानी को कुछ भी नहीं। और ज्ञान की इतनी ऊंची बात सुन रहे हो, पर फिर इससे यह भी सिद्ध होता है कि ज्ञान की ऊंची बात सुनने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता है। उसके लिए जो मन की तैयारी होनी चाहिए वो तो होनी चाहिए, नहीं तो सुनने के बाद भी यही है। जैसे कि तू पहली बार जब आई थी तब भी तूने ऐसा ही कुछ लिखा था, और अभी इतने सालों बाद भी तू यही कुछ लिख रही है। मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ कि तुम बुद्धिहीन हो, पर मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि तुम्हारे मन की गरारी एक जगह में आके अटकी पड़ी है। उस अटक से तो तुम्ही को बाहर आना होगा। इतना महत्व करियर को, इतना महत्व अपनी डिग्रीज को, इतना महत्व अपनी सोशल इमेज को जो आपने दे रखा है, तो फिर तुमने खुद भी साइकोलॉजी पढ़ी है। यू आर क्रिएटिंग अ हेल फॉर योरसेल्फ। You don't need anybody else to give you pain. You are making that very successfully for yourself. इसमें कुछ एक हम पूर्व के संस्कारों को भी मैं ला सकती हूँ कि पूर्व के संस्कार ऐसे है। मैं पूर्व की तुम्हारी मन की ट्रेनिंग को भी बीच में ला सकती हूँ, समझने के लिए कि तुम्हें आसान हो जाए। पर सवाल यह है कि अगर एक चीज समझ लग जाए कि ये गलत है, इससे निकलना कुछ नहीं है, तो फिर आदमी उस गलत चीज से बाहर आ जाना चाहिए ना, कि फिर भी वही गलत कार्य करता रहे। जैसे एक महात्मा से किसी ने पूछा, महाराज हम आपका इतना ज्ञान सुनते हैं पर हमें वो आनंद तो आता नहीं जिस आनंद की आप बात करते हैं। महाराज कहते चल वो ना तेरा जवाब मैं बाद में देता हूं, जरा तू मेरे साथ आ। तू गाय का दूध दुहा है तो उसको पतीले में डाल के अंदर फिर गर्म करना है, संभालना है, तो तुम मेरे संग चलो। तो संग चला गया। तो उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा पतीला उठाया और बाल्टी का दूध उसमें डालें, और जो पतीला है, जो भगोना है, जो यूटेंसिल इन विच इज पोरिंग द मिल्क, उसमें 2-4 शायद छेद थे। और जब उन्होंने उठा कर रखा था तो छेद तो तभी दिख गए थे, पर उसको लगा इतने बड़े गुरु हैं, इतनी तो उनको कॉमन सेंस होगी कि छेद वाले पतीले में बर्तन नहीं डालो। ये तो पॉट इज लीकी, हाउ कैन यू पुट pour milk into that too? So what's he doing? But Guru kept on pouring the milk into that pot which had so many holes in it. फिर एक पॉइंट ऐसा है उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने कहा कि बंद भी करो, अभी क्या कर रहे हो आप नहीं देख रहे इसके अंदर तो छेद है, छेद वाले में आप दूध डालेंगे तो उसमें दूध कैसे टिकेगा। तो गुरुजी ने वो दूध की बाल्टी साइड में रखी और आके उसके सिर पे एक थप्पड़ मारा। तो कहते गधे तेरे खोपड़ी में छेद है, हम इतना ज्ञान तुम्हें सुनाए, तुम्हारे यहां तो सब लीक हो गया है। तुम्हें ये तो समझ आ रही है कि छेद वाले पतीले में दूध नहीं रखा जा सकता है, ऐसे ही तुम्हें अब ये समझाना चाह रहे हैं कि तेरी खोपड़ी में छेद है, इसलिए सुना हुआ ज्ञान तेरे किसी काम नहीं आ रहा। छेद मतलब ग्लानि। जब आपके मन में ग्लानि होती है, सुना हुआ ज्ञान किसी काम नहीं आएगा। जब आपके मन में पश्चाताप होते हैं तो भी सुना ज्ञान काम नहीं आएगा। आपके मन में अधूरी इच्छाओं की दर्द है, त्रास है, तो भी सुना हुआ ज्ञान काम नहीं आएगा। जीवन में असफलताएं आई हैं, वो भी आपके मन को चैन नहीं लेने देगी। अब मन में असफलता या ग्लानि या दुख या विषाद या शोक, या हमको वो सफलता क्यों नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, हम तो इतने अक्लमंद हैं, हम अगर ये करते तो अच्छा होता, हमने वो क्यों कर दिया, ये जो अधूरे सपनों की टीस है। अब इस टीस के साथ आप जिएंगे तो फिर कहना पड़ेगा ना खोपड़ी में छेद है। तो इतना महत्व बाकी चीजों को मत दीजिए। निश्चित रूप से हर व्यक्ति को अपने पांव पर खड़ा होना चाहिए, माने इकोनॉमिकली सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। पर अगर आपके मन की स्थिति खराब है तो आप कोई भी काम ठीक से
मार्क माय वर्ड, आप नहीं कर सकेंगी। टीचिंग हो कि काउंसलिंग हो कि ये हो कि वो हो, कोई भी काम करने के लिए उसमें एक मन की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, करने की खुशी होनी चाहिए। अब जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर जब किसी मरीज की सही डायग्नोसिस कर ले और उसकी तकलीफ दूर कर ले, और उसको अगर ज़रूरत थी सर्जरी की तो सर्जरी करा दी, उसको ज़रूरत थी सही दवाई की दवाई दे दी और मरीज ठीक हो गया, तो ये एक अचीवमेंट है। लेकिन उस अचीवमेंट के साथ साथ डॉक्टर को पैसे भी मिलते, कंसल्टेशन फीस मिलती है, टेस्ट वेस्ट अगर उसके हॉस्पिटल में हुए, मरीज वहीं रहा है तो उसके भी पैसे उसको, तो वो पैसे भी कमा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ एक सेंस ऑफ ड्यूटी फुलफिलमेंट भी तो है कि नहीं, कि मेरे द्वारा किसी की तकलीफ दूर हुई है, ये डॉक्टर का काम है। डॉक्टर का काम मरीज पर पैसे बनाने नहीं है, हालांकि कुछ लोग बनाते हैं, वो एक अलग कहानी है। अगर कोई शिक्षक है, जैसे मेरे पास कुछ टीचर्स आते हैं, कुछ सरकारी स्कूल में है, कुछ प्राइवेट में है, पर वो इतने शौक से पढ़ाते हैं और इतने खुशी से पढ़ाते हैं, और अपने स्टूडेंट्स को समय पढ़ने पर योग निद्रा और त्राटक और मंत्र करना, और कुछ नहीं तो पढ़ाई से पहले कुछ देर गहरा श्वास लेकर के चित्त को विश्राम में रखते हुए फिर पढ़ाई करना। जिंदगी के गोल क्या होने चाहिए, मैंने एकेडमिक्स पढ़ा रहे हैं और पर बीच में साथ साथ में वो ये भी बता रहे हैं उनको, तो उनको इतनी खुशी और संतोष है कि उनके जरिए उनके वो जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत कुछ सीख रहे हैं, और एक संतोष के साथ वो वापस आते हैं और मुझे आके भी बताते हैं, और वो स्टूडेंट्स को भी कई बार यहाँ लेके आते हैं। स्कूल की पूरी बस भर के यहाँ ले आते हैं, क्योंकि वो पूछते हैं कि भी टीचर आपने जो बताया कैसे, वो कहते मुझे मेरे टीचर ने बताया। तो कौन टीचर है वो मिलाने को ले आते हैं। सवाल यह है कि हम जो भी कार्य करें उस कार्य में अगर हमारी डेडिकेशन पूरी है, हमारे मन का संतोष अपने आप उसमें हो जाता है। दूसरा, थोड़ा माइंड की ट्रेनिंग करने की जरूरत होती है कि हम व्यर्थ का कचरा जो दूसरों का सिखाया पढ़ाया जो कि सही भी नहीं है, तो आप उसके आश्रित अपने जीवन को क्यों जियो। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं भूतकाल का जो बोझ अपने सिर पे लेके बैठे, थोड़ा उसको भी तो उतारना पड़ेगा ना। आज वर्तमान में आप क्या करना चाहती है, आपको साइकोलॉजी परस्यू करनी है कि आपको इंजीनियरिंग करनी है, तो देर तो किसी भी चीज में नहीं होती। एनीथिंग कैन बी डन एट एनी टाइम। ओपन यूनिवर्सिटीज है, so many colleges, one can always fulfill if anybody has this wish to go back to college, to go back to studies and do that. But the thing is, don't be gloomy all the time. Why, what for? माने ये तो होगा ना, जैसे बच्चा एक खेल रहा था तो खेलते खेलते उसे पेंसिल उठा ली, तो पेंसिल उठा के देखने के लिए इतनी पास ले आया कि आंख में मार ले, आंख में मार ले तो रोए, रोए तो पेंसिल हटा दे, थोड़ी देर में फिर वो पेंसिल को नजदीक से देखने के चक्कर में एंगल ऐसा कर ले, फिर अपनी आंख में वो मार ले, फिर वो रोए। अब वो न तो पेंसिल छोड़ रहा है, न पेंसिल को देखने की जिद छोड़ रहा है, न ये समझे कि इसको गलत एंगल में लेके वो खुद को घायल कर रहा है। तो अंततः उसकी माँ को उसके हाथ से पेंसिल छीननी पड़ी, तो वो भी रोता है कि मेरी पेंसिल क्यों छीन ली तुमने। तो कुछ ऐसी ही बेवकूफी हम अज्ञानता में करते। हम जिन चीजों से दुखी हो सकते हैं हम वही चीजें करते जाते। कभी कभी दुखी होने में भी शायद मजा आने लग जाता है, और कई बार शिकायत करने में लोगों को बहुत मजा आने लग जाता है। कईयों की आदत होती है हर चीज में शिकायत करेंगे। गर्मी है तो गर्मी क्यों है, सर्दी है तो सर्दी क्यों है, बारिश है तो बारिश क्यों है, नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, और हो गई तो क्यों हो गई, और हर चीज में क्यों लगा देते, हर चीज में किंतु परंतु लगा देते। सच अ बैड ट्रेनिंग ऑफ द माइंड। किसी चीज को वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, और फिर आप कहो हम सुखी क्यों नहीं हैं, हम डिप्रेशन में क्यों है, क्योंकि आप काम ऐसे कर रहे हैं जिससे मन उस विषाद में उस दुख में चला जाता है।
मैंने ये बात पहले भी कही थी, मैं फिर कह देती हूँ, और वो ये है, तुम्हें एक सिस्टमेटिक साधना की जरूरत है। जगह बदलने की जरूरत नहीं कि दिल्ली छोड़ के कभी यहाँ जाओ, कभी वहां जाओ, कभी इस तीर्थ जाओ, कभी उस तीर्थ जाओ, कोई आवश्यकता नहीं है। जाने के पीछे कारण मन की खराब हालत नहीं होना चाहिए। जाने के पीछे कारण ये हो कि वृंदावन जाके रहना अगर अच्छा लगता है, और वहाँ का माहौल अगर अच्छा लगता है, या आपको ऋषिकेश का वातावरण अच्छा लगता है, गंगा किनारा अच्छा लगता है, वहाँ किसी आश्रम या संत के प्रति कुछ भाव है, इसलिए वो अच्छा लगता है, तो जरूर जाइए। हम तो खुद तैयार होते, कभी मौका लग जाए तो हम भी निकल जाए। परंतु मुझे ये पता है कि अगर आपका मन शांत है तो तुम जहां भी हो, फिर दिल्ली भी ऋषिकेश है। अगर मन शांत है तो फिर दिल्ली ही वृंदावन है। और अगर आपका मन सही सिस्टम में नहीं है और सही साधना आप नहीं कर रहे हैं और गंदी पुरानी आदतों को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो दुख पाल लिया है, अब दुख पालते रहते हैं, दुख के साथ जीते रहते हैं, उस दुख से बाहर भी नहीं आ पाते हैं, आना बताओ तो भी नहीं आ पाते हैं। तो ये जो अटक लग गई है ना, इस अटक को तो तुम्ही को दूर करना होगा। तो अपने मन को क्लेश क्यों देना? तुम्हारे मन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम मन को इतना क्लेश दो? और अगर मन तुम्हें क्लेश दे रहा है तो अपने मन को अपने नियंत्रण में करना सीखो। और उसके लिए बेस्ट चीज ये है, एक स्केड्यूल बनाइए दिनचर्या का कि सुबह इतने बजे उठना, ये करना। जैसे यहाँ आश्रम में आप रहती है तो सुबह आरती है, आरती के लिए जाने को जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं, समय पे पहुंचते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर दिन भर आपको जो भी सेवा करनी है, वो पढ़ाई करनी है, वो कुछ अध्ययन करना है, तो स्वाध्याय करना है, तो कोई साधना करनी है, तो आप उसको फॉलो करते हैं।